dynamic state of body constituents. Basically, मेटाबॉलिज्म. हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन डिटेल. अब बच्चों, टू बिगिन विथ ये याद रखो कि हर सेल के अंदर देयर आर thousands of organic compounds. यानी हर सेल के अंदर हजारों तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स तरह तरह के हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. और इन कंपाउंड्स को ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. अब बात ये है बेटा, ये बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेजर करते हैं in terms of moles per cell or in terms of moles per liter. Okay, so ये वैल्यू अच्छे से याद रखो. You are going to measure it in terms of moles per cell or moles per liter. Now ये जो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, इनका टर्नओवर चलते रहता है बेटा. टर्नओवर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? टर्नओवर का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स कॉन्स्टेंटली टूटते हैं. दे ब्रेक इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. और कहानी कुछ ऐसी है कि सम अदर बायोमोलिक्यूल्स also join so as to form these compounds once again. यानी कैसे है मालूम है कि ये कंपाउंड्स खुद टूटते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, और अलग अलग कंपाउंड्स वापस से जुड़ते हैं इन कंपाउंड्स में. यानी ये कंपाउंड्स का टूटना और जुड़ना लगे रहता है. जैसे इजी एग्जांपल के हिसाब से बात करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल बच्चों, ग्लूकोज. ओके, सो ग्लूकोज टूट के कुछ तरह तरह के कंपाउंड्स बनाता है, और कुछ तरह तरह के कंपाउंड्स जुड़ के वापस ग्लूकोज भी बनाता है. और इस तरह का रिएक्शन सारे लिविंग सेल में होते रहता है. वो सेल चाहे प्लांट का हो, एनिमल्स का हो, ह्यूमंस का हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो. इसको हम बोलते हैं टर्नओवर. अच्छा, टर्नओवर को जरा और डिटेल में समझते हैं बेटा. सी व्हाट डज टर्नओवर इंडिकेट? टर्नओवर इंडिकेट्स इट्स लाइक अ कमर्शियल टर्म. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, एक कंपनी है. सो कंपनी का साल भर में कितना टर्नओवर है, यानी साल भर में वो कंपनी ने कितना कमाया और साल भर में वो कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है. ओके, तो ये दोनों का जो डिफरेंस रहता है, फिर हम बोलते हैं हाँ, ये कंपनी ने इतना पैसा बनाया. उसी तरह से कंपाउंड्स ने, ओके, हमारे शरीर के अंदर कितने कंपाउंड्स टूटे और कितने कंपाउंड्स जुड़े, इसका जो पूरा लेखा देखा रहता है, इसका जो पूरा कंसिडरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर. अब ये टर्नओवर होने के लिए तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका 3 एग्जांपल हमको याद रखना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से. एग्जांपल नंबर 1, द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तब जाके अमीनो एसिड्स अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. सेकेंड एग्जांपल इज द लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स. एंड थर्ड एग्जांपल इज हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन बेटा. हाइड्रोलाइसिस ऑफ
glycosidic bonds in a disaccharide. डाइसैकेराइड मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें डाई यानी दो और सैकेराइड यानी शुगर, जो दो शुगर मॉलिक्यूल का बना है। दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ओके, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब टूटता है उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। सो दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात ऐसी है बच्चों कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, दीज आर नॉट आइसोलेटेड रिएक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन अकेले में हो रहा है, सेपरेट तरीके से हो रहा है। कहानी ऐसी है कि हम सबके लिविंग सेल के अंदर एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक्ड होता है, दूसरे रिएक्शन से कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही होगा, फिर आगे कैसा होता है मालूम है? ये कंपाउंड बी किसी ना किसी कंपाउंड सी को कंपाउंड डी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी एक तरह का रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ लिंक्ड होता है। सो वी से दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट आइसोलेटेड रिएक्शंस, but my dear students, remember that these metabolic reactions, they are linked to other metabolic reactions, and group of such interlinked metabolic reactions put together is called as metabolic pathway. It is called as metabolic pathway, and this metabolic pathway is just working like ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल, यानी गाड़ियां का तुमने ट्रैफिक देखा होगा रास्ते पे, ओके राइट। समझो एक गाड़ी सीधी जा रही है, ओके, उसके पीछे और एक गाड़ी लगी है, उसके पीछे और एक गाड़ी लगी। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है, ओके, ये दूसरी गाड़ी बेटा, ये तीसरी गाड़ी, ओके। अच्छा, फिर यहाँ देखो ये एक गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी इस तरफ आ रही है बेटा, बट यहाँ और एक गाड़ी है, और इसके यहाँ पर और एक गाड़ी है, इसको भी यहाँ जाना है, ओके। लेट्स से ये गाड़ी, इसको यहाँ जाना है और फिर यहाँ आना है इसको। और लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है, दिस इज अनदर ऑटोमोबाइल, अनदर ऑटोमोबाइल, अनदर ऑटोमोबाइल, एंड दे आर मूविंग लाइक दिस। यानी एक ऑटोमोबाइल का जो ट्रैफिक होता है ना, उसको अगर तुम ऊपर से देखोगे रास्ते को, तो क्या देखते हो तुम? दैट ट्रैफिक कैन बी लीनियर, यानी सीधा सीधा हो सकता है, सारी गाड़ी सीधा सीधा जा रही है, और इट कैन बी क्रिस क्रॉस, टेढ़ा मेढ़ा, और इट कैन बी सर्कुलर। तो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे भी ना ये ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होता है, यानी एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट होगा, वो तीसरे में कन्वर्ट होगा, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट होगा, फिर ये चाहे, ओके राइट, तो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये चाहे तो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट। ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा। सो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, वो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होते हैं, ये याद रखो। और ये ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में जो सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस है, उसको कैटेलाइज्ड रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो कैटलिस्ट होते हैं, दोस कैटलिस्ट आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड दीज कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। ओके बच्चों, तो इतना याद रखो। मूविंग ऑन, अब मेटाबॉलिक बेसिक्स फॉर लिविंग, यानी मेटाबॉलिज्म के टॉपिक को और डिटेल में समझ के लेंगे। बच्चों हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर कैसे ना दो तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन ऐसा होता है जहां पर सिंपल कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा रिएक्शन ऐसा होता है जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टूटते हैं और बनाते हैं सिंपल कंपाउंड्स। एग्जांपल देखिए बेटा, सिंपल कंपाउंड्स जैसे सपोज ये बॉक्स देखो, ओके बेटा, और ये दूसरा बॉक्स। अब ये दोनों बॉक्स अगर आपस में जुड़ जाए तो मेरे को एक लंबा डब्बा मिला बेटा। So box and box gives me rectangle. So you can understand simple compound. They combine together and forms complex compound. Take ulta of this. Let's say beta this represents complex compound. Okay. अब ये complex compound क्या होगा? टूटेगा. And then ultimately what do we get?
we get simple compounds, as easy as that. So पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना, यानी कुछ ना कुछ बन रहा है, ओके इसीलिए दिस फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायो सिंथेटिक रिएक्शन। बायो क्यों? क्योंकि लिविंग सेल में, एंड बेटा वाई सिंथेटिक? बिकॉज सिंथेसिस मींस प्रोडक्शन, और दूसरे रिएक्शन में कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो बेटा व्हाट डू वी सी ओवर हियर? दिस इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स गो टू हाई-फाई लैंग्वेज। Biosynthetic reactions are nothing but they are also called as anabolic reactions, and degradation reactions are also called as catabolic reactions. Anabolic reactions are also called as make reactions, and catabolic reactions are also called as break reactions. Indian है ना, पढ़ना आना चाहिए, important, भूलने का नहीं, okay? Right. So what we understand over here is कि there is catabolism and there is anabolism, and catabolism and anabolism is together called as metabolism. अब इसमें से भी इंडियन स्टाइल में, in our yo-yo style, let us remember in very easy style कि catabolic, kata means काटा, so kata means to break, so वो रिएक्शन जहाँ कंपाउंड्स टूटेगा उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उसका उल्टा ब्रेक का राइमिंग लो मेक, ओके जहाँ कुछ ना कुछ जुड़ रहा है उसको बोलने का एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये दो एसिटिक एसिड है बेटा, सो एसिटिक एसिड्स आपस में कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल। तो मान के चलो एसिटिक एसिड आपस में कंबाइन हुआ, कोलेस्ट्रॉल बना, तो ये जो पूरा रिएक्शन यहाँ हुआ ना, ये फर्स्ट सेक्शन में बेटा, okay right, this is called as anabolic, also called as biosynthetic or make reaction. Whereas इसका एग्जांपल है, let us say suppose for example the glucose in human skeletal muscles. When glucose is broken down in human skeletal muscles, then it forms lactic acid. तो यहाँ पर ग्लूकोज इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड लैक्टिक एसिड इज द सिंपल मॉलिक्यूल बेटा, ओके और ये कहाँ हो रहा है? ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर हो रहा है, तो यहाँ कंपाउंड्स टूट रहा है, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है ना, ये सेकंड वाला बेटा, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक और डिग्रेडेशन और ब्रेक रिएक्शन। कितना समझे? अच्छा अब आसान सी बात ये है कि इस वाले रिएक्शन में जब दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं ना, so energy is needed, उसको जोड़ने के लिए ताकत खर्चा होता है बेटा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज के हिसाब से बोलेंगे so this will be like एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके और यहाँ पर जब चीजें टूटती है ना तो एनर्जी चाहिए नहीं, एनर्जी उल्टा रिलीज होती है बेटा। जब लैक्टिक एसिड बनता है ना तो लैक्टिक एसिड के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर व्हाट वी सी इज एनर्जी इज रिलीज्ड। This energy is released is like exothermic reaction, जहाँ पे एनर्जी निकल रही है बेटा बाहर, बट ये जो एनर्जी निकलती है ना, ओके दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन, और दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, ओके तो एक बॉन्ड बनता है बेटा, बॉन्ड बन रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में। सर ये तो कौन से कंपाउंड्स हैं? ओके सो बॉन्ड बनता है बेटा एडीपी और आईपी के बीच में। एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो एनर्जी बॉन्ड बना देती है एडीपी और आईपी, आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और तब जाके कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एटीपी, that is adenosine triphosphate. And this adenosine triphosphate is also called as energy
करेंसी ऑफ अ सेल। ये याद रखो बेटा, एनर्जी करेंसी। देखो करेंसी यानी पैसा। जैसे हमको किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए रहता है। मुझे कुछ खरीदना है तो पैसा चाहिए, खाना चाहिए तो पैसा चाहिए, कहीं ट्रैवल करना है तो पैसा चाहिए। उसी तरह से हमारे सिस्टम को काम करने के लिए, जैसे ट्रैवल करना है तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ चल के जाना है, यानी मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको ताकत चाहिए। वो ताकत एटीपी देगा। तो एटीपी क्या करता है, टूटता है और एडीपी और आईपी बना देता है। उसका जब बॉन्ड टूटता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सो इस वाले प्रोसेस में, कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। A new bond formation takes place between ADP and IP. In other language, ATP is formed. और आगे फ्यूचर में जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो एटीपी का बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी रिलीज करते रहेगा। ये समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट बच्चों, द लास्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में हम लोग क्या समझते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह के केमिकल्स है और वो केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, इन अ नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल the glucose concentration in blood is 4.5 to 5.0 millimoles. 4.5 to 5.0 millimoles, and the normal concentration of hormones is somewhere around in terms of nanograms per milliliter of blood. ओके, अब बात ये है बच्चों कि ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है कि ग्लूकोज इतने से इतना रहना चाहिए, हार्मोन्स हमेशा नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में होना चाहिए। अब व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज लिविंग स्टेट इज ऑलवेज अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट रिफर्स टू the concentration of organic compounds, यानी जो ये अलग अलग कंपाउंड्स जो है हमारे बॉडी में, ये कंपाउंड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि सब कुछ एकदम रेगुलर बैलेंस्ड रहना चाहिए हमारे बॉडी में। और ये बैलेंस्ड कंडीशन रिफर्स टू व्हाट, यानी ये इतना ग्लूकोज इतना रहना चाहिए, हार्मोन्स इतने रहने चाहिए, ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने होने चाहिए। सो इस हिसाब से अलग अलग कंपाउंड्स की स्थिरता बनी रहती है। दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। बट व्हाट हैज बीन सीन इज द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेडी स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये बात को अच्छे से समझ के लो। देखो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट डज फिजिक्स से, फिजिक्स सेज दैट एनी सिस्टम व्हिच इज एट वर्क, any system which is at work will always be at non equilibrium state। यानी वो सिस्टम जो हमेशा काम कर रहा है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो एनी सिस्टम which is at work will not be in equilibrium state, or in other language, the system which is at equilibrium, the system which is at equilibrium cannot perform work। ओके, अब बात समझने की कोशिश करो। लिविंग स्टेट जो होता है ना बेटा, वो स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट यानी वो अपने अलग अलग कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने की कोशिश करता है, और वो सारे कॉन्सेंट्रेशन को एकदम जस्ट परफेक्ट वैल्यू पे बना के नहीं रख सकता है, यानी इक्विलिब्रियम पे नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ओके, सारे के सारे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स यानी कंपाउंड ना, ये मेटाबोलाइट्स का फ्लक्स चालू रहता है हमारे बॉडी में। फ्लक्स यानी मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट। ओके, अब मैं ना तुमको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि लिविंग स्टेट स्टेडी स्टेट में रहता है, यानी वो सारे कंपाउंड्स के कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने की कोशिश करता है, बट
वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा, वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, यानी एकदम परफेक्ट वैल्यू पे सारे कॉन्सेंट्रेशन को बना के नहीं रख सकता है वो कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली ना काम कर रहे होते हैं, या कॉन्स्टेंटली वर्किंग। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है बच्चों, इसको समझ के लो। जैसे तुम्हारा घर है, अब तुम क्या सोचते हो, घर में मैं अलग अलग चीजों का कॉन्सेंट्रेशन बना के रखूं, यानी मेरे घर में पानी लेट से सपोज फॉर एग्जांपल 100 लीटर होना चाहिए, मेरे घर पे दाल लेट से सपोज 2 किलो होना चाहिए, चावल लेट से 1 किलो होना चाहिए, ओके राइट। फिर मेरे पिगी बैंक में पैसा लेट से सपोज 10,000 होना चाहिए, ओके करेक्ट। चॉकलेट्स इतनी होनी चाहिए। सो हम लोग के घर में हम लोग अलग अलग चीजों का कॉन्सेंट्रेशन बना के रखने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। बट वो स्टेडी स्टेट हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यानी कभी भी मैं तेरे घर में आया, समझो शाम को मैं तेरे घर में आया और मैं उम्मीद करेगा कि पानी बराबर 100 लीटर ही होना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कुछ पानी तो इस्तेमाल कर चुका होगा। गेटिंग दैट पॉइंट? ओके, लेट्स से अचानक से नेक्स्ट डे दोपहर को अगर मैं तेरे घर में आया, ओके तो दाल और चावल का कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि किसी मेंबर ने वो दाल चावल निकाल के खाया होगा, बनाया होगा, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स कॉन्स्टेंटली दे आर इन फ्लक्स। सो वो दाल चावल डब्बे से होते हुए, ओके किसी के पेट से होते हुए, एक्सक्रीट होते हुए, ओके इट इज गोइंग समवेयर। वैसे ही हमारा घर ना हमारा सेल की तरह है, और ये सारी जो चीजें हैं ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेडी स्टेट में होते हैं, बट ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि कामकाज चलते रहता है। दैट इज व्हाई इट इज नेवर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इससे हमको क्या सीखना चाहिए, इससे हमको ये डेफिनेशन सीखना चाहिए कि लिविंग स्टेट क्या होता है। लिविंग स्टेट इज स्टेडी स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, it is at non-equilibrium state, and number 3, it is capable to do work। और ये वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, ओके वो एनर्जी कहां से आएगी, वो एनर्जी आएगी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से। मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ओके राइट। इसीलिए तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को एक दूसरे का सिनोनिम माना जाता है। सिनोनिम यानी मीनिंग, यानी शब्दार्थ, यानी सेम, दोनों भी सेम है। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सेम है। क्यों? क्योंकि बिना मेटाबॉलिज्म के देयर इज नो लिविंग स्टेट व्हिच इज पॉसिबल। क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एटीपी बनेगा नहीं, और अगर एटीपी नहीं बनेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई हलचल नहीं है आपके अंदर, तो आप लिविंग नहीं हो ना, राइट। सो विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर इज नो लिविंग स्टेट, राइट। Okay, now students take a quick screenshot of this, read, revise and enjoy the subject. Okay, so that's all for this video. Beta, remember biology is amazing. It is more amazing than what I say. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.